हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटो ट्रांसफार्मर एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शंस। ओके, तो ये आप फर्स्ट पेज मत लिखिएगा ट्रांसफार्मर के टाइप्स हैं, आप डायरेक्ट आइए ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर होता क्या है। Auto transformer, a transformer in which part of the winding is common to both the primary and secondary circuits। वो वाला ट्रांसफार्मर जिसमें क्या है, जो वाइंडिंग का पार्ट है वो कॉमन है। वैसे नॉर्मल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक होती है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। ये अलग अलग होती हैं। फिर इधर इधर एक साइड लोड लगा हुआ होता है और एक साइड हमारा एसी सोर्स होता है। ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर की बात है। ठीक है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होगा, ये अलग से दो दो नहीं होंगी, इनकी जगह सिर्फ एक कॉमन वाइंडिंग होगी। ठीक है, एक वाइंडिंग होगी, यहाँ पर यही लिखा हुआ है आपके फर्स्ट लाइन में। देन इन अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। अब इन्होंने नॉर्मल ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ी सी बात की है कि जब हम दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती हैं, यानी कि उन वो एक इंसुलेशन को जो है शो करती हैं। ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो हैं ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती हैं, बट इन ऑटो ट्रांसफार्मर द टू वाइंडिंग्स आर नॉट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। ये दोनों इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में नहीं होती। रैदर अ सेक्शन ऑफ सेम बाइंडिंग एक्ट्स एज अ सेकेंडरी एंड प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर। यही आपका इस सारे पैरे में यही लिखा हुआ है कि जैसे ट्रांसफार्मर में क्या है, दो वाइंडिंग्स हैं। सिंपली आप जो समझने वाली बात है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। नॉर्मल ट्रांसफार्मर नॉर्मल जो आपका ट्रांसफार्मर है और एक आपका है ऑटो ट्रांसफार्मर। नॉर्मल ट्रांसफार्मर में क्या है, टू वाइंडिंग्स हैं। नॉर्मल ट्रांसफार्मर में है टू वाइंडिंग्स। इसमें क्या है, सिंगल वाइंडिंग। ये जो दोनों वाइंडिंग्स हैं ट्रांसफार्मर नॉर्मल में, ये क्या है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। यहाँ पर क्या है, सिंगल वाइंडिंग एक्ट्स एज बोथ, नॉट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो ट्रांसफार्मर हमारा नॉर्मल है उसमें दो वाइंडिंग्स होती हैं। कौन कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स एक दूसरे से जो है अलग दिखने के लिए इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो है उसमें होती है एक सिंगल वाइंडिंग जो कि एक सेक्शन की तरह दोनों की तरफ से जो है ज्वाइंट होती है। एक्ट्स एज बोथ एंड नॉट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड नहीं होती और दोनों का काम जो है एक वाइंडिंग कर देती है। ओके, ओके अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में जान लेते हैं। द कोर ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर मे बी रेक्टेंगुलर। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो कोर है वो रेक्टेंगुलर हो सकता है, जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें जो रेक्टेंगुलर कोर हमें शो किया गया है। ठीक है, सर्कुलर कोर भी हो सकती है। ये एक सर्कुलर कोर की डायग्राम है। अब हम इसके बारे में एक एक चीज़ देखते हैं, साथ साथ में पढ़ेंगे, नाम साथ साथ में देखेंगे। द कोर ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर मे बी ए रेक्टेंगुलर और अ सर्कुलर टाइप। ठीक है, जो मैंने आपको दिखा दी, सर्कुलर
रेक्टेंगुलर कोई भी हो सकती है। अ सिंगल वाइंडिंग इज वाउंड अराउंड वन और टू लिम्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कोर और इट इज़ वाउंड ओवर द रिंग एज शोन इन फिगर 2। जो सिंगल वाइंडिंग है उसे हम वाउंड कर देते हैं रेक्टेंगुलर कोर के इर्द गिर्द। यहाँ क्या करते हैं हम, जो वाउंड इसको वाउंड कर देते हैं ओवर द रिंग, जो कि आप फिगर 2 में देख सकते हो। ये है फिगर 2। जैसे कि यहाँ पर क्या किया है, एक सिंगल वाइंडिंग जो है उसे वाउंड किया है अराउंड द रेक्टेंगुलर लैमिनेटेड कोर, एक सिंगल वाइंडिंग को किया है। ऐसा ही इस पे किया है, ठीक है, सर्कुलर वाली पर। Terminal B is taken as a common point from which one terminal for primary and one terminal for secondary is taken out। अब यहाँ पर टर्मिनल B देखो, टर्मिनल B ये देखो, टर्मिनल B ये है और यहाँ से हमने क्या किया, दो जो हैं पार्ट्स लिए, एक लिया सेकेंडरी के लिए, ये हमारा सेकेंडरी, इतना पार्ट सेकेंडरी को शो करता है और इतना पार्ट जो है प्राइमरी को शो करता है। ए वाला पार्ट जो है प्राइमरी को शो करता है और सी वाला पार्ट जो है वो सेकेंडरी को शो करता है और जो बी है वो कॉमन पॉइंट है। और ये जो सेंटर में है, एक मिनट, ये जो इतना पार्ट है देखिए, ये इतना पार्ट जो है यही है आपका कॉमन सेक्शन। इसी के ऊपर ये वाइंडिंग की हुई है, जो हम मेन सेक्शन की बात कर रहे थे कॉमन की, ये वही है, ठीक है। ये इतना पार्ट जो है ये आपको प्राइमरी सेक्शन को, जो प्राइमरी इन अ नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है उस टाइप का ये डिनोट करता है, और ये इधर साइड का पार्ट जो है आपका सेकेंडरी को डिनोट करता है, ठीक है। इधर है लोड लगा हुआ, इधर है एसी लगा हुआ, जिसे हमने V1 से डिनोट किया, इसे हमने V2 से डिनोट किया। एक करंट I2 जा रहा है और इसके अंदर जो फ्लक्स जनरेट हुआ वो फाई है, ओके। ये जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के सभी एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, तो आप सभी के सभी जितने मैंने वीडियोस दिए हैं सब पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और पहले तो हमें टर्मिनल बी के बारे में बता दिया कि ये कॉमन पॉइंट है, और दूसरी क्या बात की, द सेकेंड टर्मिनल ऑफ द सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू पॉइंट सी विच मे बी फिक्स्ड और मूवेबल, ओके। तो यहाँ पर क्या बताया कि जो दूसरा टर्मिनल है वो सी के साथ ज्वाइंट है। इस सी को हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं, ये मूवेबल है, आगे पीछे इसको कर सकते हैं, ठीक है। देन the number of turns between AB are taken as N1 and the number of turns between BC are taken as N2। जो number of turns हैं AB के बीच में हमने उनको N1 से डिनोट किया है, और जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं BC के बीच में उन्हें हमने N2 से डिनोट किया है। उसके बाद thus one section of the same winding acts as primary and the other section of the same winding acts as secondary। जो इसका प्रिंसिपल है ही कि जो एक सेक्शन है वो जो है डिनोट करता है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग को, और जो अदर सेक्शन है वो हमारे डिनोट करता है सेम वाइंडिंग एक्ट्स एज सेकेंडरी, जो वो है सेकेंडरी को डिनोट करता है। व्हेन द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स N2 इज लेस देन प्राइमरी टर्न्स N1, अगर जो है N2 की टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कम है N1 से, when the number of turns in the secondary turn N2 is less than the number of turns in N1 as is shown in figure 3a, the auto transformer work as step down transformer, okay। अब यहाँ पर 3a शो किया हुआ है। जब क्या है
N2 इज़ लेस देन N1, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाता है। N2 इज़ लेस देन N1, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाता है। और जब ये N1 इज़ ग्रेटर देन N2, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में हमने ट्रांसफार्मर का जो पार्ट 1 है उसमें देखा था, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। Whereas it work as step up transformation if the number of secondary turns is more than number of primary turns, ठीक है। ये हमने देख लिया कि कैसे कैसे इसकी जो है कंस्ट्रक्शन होती है। ये आपने फर्स्ट फिगर, आप ना ये सर्कुलर वाला मत डायग्राम बनाना, सिर्फ रेक्टेंगुलर वाला ये डायग्राम बनाना, रेक्टेंगुलर कोर का। फिर सेकंड ये वाला डायग्राम बनाना। फिर थर्ड में आप चाहे दोनों ये वाले बना देना, ओके। देन अब हम वर्किंग की बात करते हैं कि वर्किंग इसकी किस टाइप से होती है। वर्किंग, व्हेन AC वोल्टेज V1 इज अप्लाइड टू वाइंडिंग AB, जब हमने AC वोल्टेज V1 को वाइंडिंग AB के साथ कनेक्ट कर दिया, ये है हमारी AC वोल्टेज V1, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो क्या हुआ, then an exciting current starts flowing through the full winding AB if the internal impedance drop is neglected। तो जो उसके, जब हमने AC वोल्टेज को AB के साथ कनेक्ट कर दिया, तब एक करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया। एन एक्साइटेड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द फुल वाइंडिंग AB, तो वहाँ से AB के बीच में से एक अलग से पूरा एक करंट फ्लो होना स्टार्ट कर दिया। और हमने ये मान लिया कि इसके अंदर की इंटरनल इम्पिडेंस जो होगी, यानी कि इम्पिडेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस ड्रॉप को हमने निगलेक्ट कर दिया, यानी कि उसको ज़ीरो मान लिया। देन द वोल्टेज पर टर्न इन वाइंडिंग इज ऑफ AB इज़ V1/N1, तो वोल्टेज जो है पर वाइंडिंग उसे हमने V1/N1 से डिनोट किया, और वोल्टेज अक्रॉस BC को हमने V1/N1 इंटू N2 से जो है डिनोट किया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हमने स्विच को क्लोज कर दिया, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, when switch S is closed, a current I2 starts flowing through the load and current I1 is drawn from the source। जब हमने स्विच को क्लोज कर देते हैं तो एक करंट I2 जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है, और जो I1 है, I1 जो है वो ड्रॉन हो जाता है सोर्स में से। तो हम लॉसेस जो हैं उन सबको निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर हम लॉसेस को लें तो जो आंसर वो वैसा नहीं बनेगा जैसे हमें चाहिए। ठीक है, सो neglecting the losses we get, oh no, यहाँ पर हम थे पेज नंबर 3 के ऊपर, हाँ। तो हम लॉसेस को निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि हम आइडल ट्रांसफार्मर की बात करते होते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में भी हम आइडल की ही बात करते हैं, क्योंकि अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो लॉसेस आ जाते हैं, तो आपका जो आंसर वगैरह है वो डिफर कर जाता है। तो अब हम देख लेते हैं इनपुट और आउटपुट पावर के लिए। सिंपली जो पहले तो हमें पावर का फॉर्मूला, जब आप ना ऑटो ट्रांसफार्मर का वीडियो देखो, इससे पहले नॉर्मल ट्रांसफार्मर का वीडियो देख के आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो रिलेट कर रहा है ट्रांसफार्मर से। हमने ट्रांसफार्मर में देखा था कि जो पावर है हम उसको ऐसे निकालते हैं, V/I से, पावर इज इक्वल टू V/I। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो पावर है उसको इन्होंने शो किया है, ओके, दोनों साइड्स इन्होंने एक एंगल जो है φ1 को न्यू डिनोट कर दिया। सो इनपुट पावर इज V1 इंटू I1 इंटू कॉज φ1 इज इक्वल टू आउटपुट पावर विच इज V2 इंटू I2 इंटू कॉज φ2।
ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि अगर इफ़ इंटरनल इम्पिडेंस ड्रॉप्स एंड लॉसेज आर निगलेक्टेड, अगर इंटरनल इम्पिडेंस जो कि cos phi 1 और cos phi 2 से हमने नोट की है वो ड्रॉप्स आर निगलेक्टेड, देन तो क्या होगा, cos phi 1 phi 2 के बराबर होगा, इन दोनों को निगलेक्ट कर दिया। जो हमारी ऊपर इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी हमारी कि v1 i1 cos phi 1 इज इक्वल टू v2 i2 cos phi 2। अब हमने ये cos phi 1 और cos phi 2 को निगलेक्ट करने के लिए इन दोनों को इक्वल बता दिया। दोनों जो हैं इक्वल हैं तो दोनों कट हो जाएंगे, दोनों इक्वल हैं तो कट हो जाएंगे, ये दोनों कट हो गए। तो यहाँ से क्या आया हमारा v1 इंटू i1 v2 इंटू i2 के बराबर आ गया, v1 इंटू i1 v2 इंटू i2 के बराबर आ गया। या हम लिख सकते हैं कि v1 अपॉन v2 इक्वल आ गया i2 अपॉन i1 के। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपको यहाँ पर लिख कर दिया हुआ है, दैट v2 अपॉन v1 इक्वल टू i1 अपॉन i2, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू i1 अपॉन i2 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू n2 अपॉन n1। ठीक है, ये n2 अपॉन n1 हमने कहाँ से लिखा है, जहाँ से हमने बताया था कि ये हम कहाँ से ले रहे हैं, ये यहाँ पर आई थिंक इंट्रोड्यूस किया था। ये देखिए v1 अपॉन n1 और v1 अपॉन n1 इंटू n2 से हमें ये वैल्यू यहाँ पर मिल गई सारी। ओके, तो यहाँ से हमें पता चला कि v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू i1 अपॉन i2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k, वेयर k इज लेस देन यूनिटी। k की वैल्यू जो है यूनिटी यानी कि 1 से कम है। लेट एट एनी इंस्टेंट MMF होगी इसके अंदर, फिर MMF ऑफ वाइंडिंग CB, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो ये वाला वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि लेट एट एनी इंस्टेंट एक्साइटिंग करंट फ्लोज फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।